नमस्कार, मैं हूँ आरती हिंद यादव। आप देख रहे हैं विजनरी योगी। कहते हैं किसी भी देश प्रदेश या समाज का विकास, उसकी उन्नति वहां की महिलाओं की उन्नति पर, उनके उत्थान पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो जिस तरह से विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास के नए नए आयामों को छुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये आकलन जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की स्थिति में यहाँ किस तरह से सुधार हुआ है और आने वाले समय में क्या कुछ महिलाओं के लिए विशेष तौर पर किया जाएगा और महिलाएं अपने लिए किस तरह से अपनी बेहतरी के लिए, अपने विकास के लिए क्या कुछ नया और बेहतर कर सकती हैं। और बात जब महिलाओं की हो, उनके उत्थान की हो, उनके एम्पावरमेंट को लेकर हो, तो जाहिर है अगर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो किसी ऐसे व्यक्तित्व से ही बात अहम हो जाती है जो अपने आप में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह हो। और जब रोल मॉडल की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे जहन में एक नाम सबसे पहले उभर कर आता है, वो है आद्विता काला। आद्विता काला इंडियन ऑथर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, स्क्रीन प्लेस भी लिखे हैं इन्होंने फिल्मों में, ड्रामा जाना अनजानी, थ्रिलर कहानी को लेकर के, नॉवेल्स भी लिखी हैं, ऑलमोस्ट यार ऑलमोस्ट सिंगल के नाम से दो नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं। और सबसे अहम जो चीज की समाज में चल रही चीजों पर बहुत ही प्रमुखता से अपनी बातें रखती हैं और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बहुत बेहतरीन काम किया है। तो एक बेहतरीन समाज सेविका है और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्विता जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। धन्यवाद आरती। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और तभी जब महिला दिवस आने वाला है तो जी और भी स्पेशल हो गया ये इंटरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले तो मैं थोड़ा इस तरफ जुड़ना चाहूंगी कि आप एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में आप काम करती हैं। आप अपना चैनल चलाती हैं जिसमें आप हर हफ्ते एक वीकली शो होस्ट करती हैं करंट अफेयर्स से जुड़े मुद्दों को लेकर। आपने समसामयिक मामलों में ही, विशेष तौर पर केरल में राजनीतिक जो किलिंग्स हुई है, पॉलिटिकल किलिंग्स, उसको लेकर विशेष तौर पर काम किया। कोविड के टाइम पे आपने गुरुग्राम में जो है एक किचन चलाया था, फ्री किचन था ये। इतनी सारी चीजें, इतनी भूमिकाएं, एक अकेला इंसान, बीइंग अ वुमेन, कैसे मैनेज करते हैं आप और कितना चैलेंजिंग है ये, कैसे निभा लेती हैं इतने रोल? आती बीइंग अ वुमन इसीलिए तो मैनेज कर लेती हूँ। आपने नहीं देखा दुर्गा माँ के कितने हाथ हैं और क्या क्या नहीं कर पाती हैं एक टाइम पे। तो आई थिंक द रीजन आई एम एबल टू डू सो मच इज बिकॉज आई एम अ वुमन। और मुझे लगता है आपकी माँ हो, हमारी माँ हो, हम हम्म। ऐसे वातावरण में हमारी परवरिश हुई है जहाँ हमने देखा है कि हमारी माताएं कितने अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं जिंदगी में, सार्वजनिक जिंदगी में, परिवार की जिंदगी में, और बिल्कुल स्तंभ बन जाती हैं उस परिवार का। तो ये बहुत ये सीख हम लोगों को किताबों से नहीं मिली है, ये सीख हम लोगों को अपनी माताओं से मिली है, अपने घर से। और अपने घर से। और जी। अब जो जब पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, मैं आपसे बड़ी हूँ, आपकी पीढ़ी हो, फिर आपके बाद वाली जो पीढ़ी आएगी, हम लोगों को कितना सशक्त किया है सोसाइटी ने, समाज ने। जहां हमें पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला, नौकरी करने का अवसर मिला। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में। और यहाँ पे सरकार की जो भागीदारी है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने अपने पहले एड्रेस में इंडिपेंडेंस डे के, उन्होंने रेड फोर्ट से कहा कि ये मत पूछिए कि आपकी लड़कियां कहाँ जा रही हैं, ये पूछिए कि आपके लड़के का कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे वेरी हैं। ट्रू। और ये बहुत ही बड़ा मैसेज था। और मुझे लगता है उसी श्रेणी में योगी जी भी आते हैं, क्योंकि उनका भी कमिटमेंट महिलाओं की तरफ बेसिकली ऐसा है जो ज्यादातर, मैं दुख के साथ कहती हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप मेल हो या फीमेल हो, कम दिखता है। और ये कमिटमेंट लेवल जो है ये अद्भुत है और रेयर है। और मैं कृतज्ञ हूँ कि ये हमारी लाइफ टाइम में हो रहा है, और आगे की पीढ़ियों को और भी बेनिफिट मिलेगा।
क्योंकि जी। हम तो लोगों के जनरेशन में, हमारी पीढ़ी में, अगर आप ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पे पढ़ाई को महत्वपूर्णता दी जाती थी, तो आप आगे चल के पढ़ते थे। बट इट वाज अ लक बाय चांस कि अगर आप हम्म। करेक्ट घर में पैदा हो गए, अगर आप में लड़की हो। पर जी। अब जो नीतियां आ रही हैं, आप किसी भी घर में पैदा हो, आपके माता पिता शिक्षित हो या ना हो, आपको फिर भी वो अधिकार मिलेगा। और मुझे तो लगता है शिक्षा एक अधिकार है और होना चाहिए। बिल्कुल, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सबसे बड़ा स्तंभ कहें तो वो शिक्षा ही है। आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश के जो गवर्नेंस है, वहाँ की, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको कैसा लगता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में क्या कुछ बदली है? स्पेशली अगर हम बात करें 2017 के बाद, जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तो आप कैसे देखती हैं इसको? जी बिल्कुल। आई थिंक आपके दर्शकों को पता नहीं होगा, पर मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ। मैं आधी उत्तराखंड की हूँ और आधी उत्तर प्रदेश की हूँ। तो उत्तर हम्म। प्रदेश मेरा ननियाल था, और जब मैं पैदा हुई तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो एक ही राज्य था। पर मेरा ननिहाल कानपुर लखनऊ है। मेरे नाना, जिनसे मैं बहुत करीब थी, वो इंजीनियर इन चीफ थे पीडब्ल्यूडी के, यूपीएससी मेंबर थे, पीएन मिश्रा उनका नाम था। और उनके साथ मैं लखनऊ में रही हूँ, तो इमोशनल कनेक्ट तो है ही। और हम्म। उसकी वजह से आना जाना तो बना रहता है। तो उसकी वजह से मैं यूपी और उत्तराखंड दो राज्य हैं जहाँ जिस पे मेरी नजर टिकी रहती है। टेलीविजन पर डिबेट्स पे आना, चर्चाओं पे आना, अंग्रेजी और हिंदी में, ज्यादातर अंग्रेजी में। पर मैंने शुरुआत की लगभग 2011-12 में। पहले मुझे थोड़ा सा डर लगता था, हिचकिचाती थी कि टीवी पे आना है, लोगों के सामने बोलना है। तो वो तो होता ही है, नेचुरल है। आप नेचुरल हो, यू आर अ प्रोफेशनल, तो यू वॉन्ट, हम्म। मे बी यू अंडरस्टैंड, मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड। पर मेरे लिए बहुत अजीब था इनिशियली। तो पर मुझे लगा कि महिलाओं के साथ इतने कांड हो रहे हैं, और आपको हम्म। याद है 2012 में निर्भया कांड भी हुआ था। बिल्कुल, भुलाया ही और नहीं जा सकता। हाँ, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो रहा था। तो मुझे लगा हम्म। कि नहीं, मैंने ऐसी किताब लिखी है, मैंने फिल्म लिखी, कहानी जो महिलाओं को हम्म। बहुत पसंद आई। और कहानी तो ऐसी फिल्म थी जिसमें महिला शक्ति को हमने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया लोगों के लिए। हम्म। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी हिम्मत जोड़नी चाहिए और टीवी पे आना शुरू करना चाहिए। जी। तो मैं महिलाओं के कार्यक्रमों के बारे में के लिए आती थी, और मैंने काफी उस पे डिबेट्स किए, आवाज उठाई इश्यूज पे। ऐसे ऐसे करके फिर ऑटोमेटिकली देखा कि उस समय यूपी से एक एक के बाद एक कोई ना कोई इशू आ रहा था। स्पेशली सपा के समय। मायावती के हम्म। समय फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, पर सपा के समय बहुत ही खराब माहौल था महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। और एपिटोम ऑफ दैट वाज द मुजफ्फरनगर राइट्स, जो हम्म। इसलिए हुई क्योंकि एक लड़की को से साथ छेड़खान हुई थी, और फिर उसका परिवार गुस्सा हो गया, और फिर वन थिंग लेड टू अनदर, और इतनी मारपीट हुई, और इतनी इतनी सैड सिचुएशन बन गई। तो वो तो ऑफ कोर्स वो तो बिल्कुल क्लाइमैक्स था। पर हम्म। वो पूरे 5 साल इतनी एक के बाद एक केसेस आते रहते थे, आते रहते थे, आते रहते थे। मैं बात करती थी अपने परिवार से जो यूपी में रहते हैं, हम्म। यंग कजिन्स हों, वो कहते थे कि यहाँ से तो निकलना है, कहीं और जाके काम करेंगे, मुंबई चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। पर यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी है, ना कुछ है, क्राइम इतना बैड है। एनसीआर रीजन में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लोग कहते थे भाई देर रात में तो मत घूमो वहां। और हम यहाँ गुड़गांव, दिल्ली में बिल्कुल ठीक है, रिलेटिवली ठीक है। आई मीन कोई जगह 100% सेफ नहीं है। पर हम्म। यूपी का माहौल तो इतना खराब था। मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री काशी से पहली बार लड़ रहे थे, और अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा एज अ राजनीतिक विशेषज्ञ मुझे जाके देखना चाहिए एंड अ राइटर कि वो माहौल क्या था वहां। क्योंकि सब बड़े बड़े नेता वहां पे अपनी रैली कर रहे थे, राहुल गांधी आए, नरेंद्र मोदी जी आए, अरविंद केजरीवाल जी आए, सब आए। तो मैं गई वहां और मैंने सबकी रैली अटेंड की। पर एक जगह जहां मुझे चिढ़ाया गया वो थी सपा की रैली में। ओ। वहां के उनके कार्यकर्ता 3 मोटरसाइकिल में, मुझे अभी भी याद है, ऐसे जो होता है ना सड़कों के बाइक हम्म। ऐसे लेके आए, तो जैसे छूते हुए निकले। हम्म। और फिर 2-3 डायलॉग मारे,
तो मैंने कहा हम्म। बाप रे, मैं कांग्रेस की रैली में रही, आपकी रैली में रही, भाजपा की रैली में रही, इतनी भीड़ थी पर कभी कोई इशू नहीं था, किसी ने ऐसे परेशान नहीं किया। और फिर क्या होता है कि जब आप थोड़ा बहुत बाहर से आते हैं तो आपने चीजें सुनी हैं और फिर खुद एक्सपीरियंस वो कल्चर आप करते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल गुंडों की टोली है। और मुझे याद है उस समय एक डिबेट भी हुआ था कुछ समय बाद कोई और विषय में, और समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता थे जी, जो अब भाजपा में है, पर उस समय वो सपा में थे। और मैंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू था कि मैं मेरे साथ तो खुद ये सॉर्ट ऑफ घटना घटी है। गौरव भाटिया जी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। तो वो बड़े अच्छे थे, और इसलिए अच्छी बात है कि वो भाजपा में आ गए, क्योंकि उनके संस्कार अच्छे थे, कि उनको पता था कि ऐसी ऐसी घटना घट सकती है और इसका जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो ये जो माहौल था, इसमें लग रहा था कि कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे याद है एक इंसिडेंट आगरा में हुआ, जहां एक सपा नेता के कॉन्वॉय के कुछ बॉडीगार्ड्स ने एक महिला को छेड़ा, और फिर वो गाड़ी के बॉनेट पे आ गई, और वो ऐसे पकड़ के, वो गाड़ी चल रही है, वो पकड़ के, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस, पर नेशनल न्यूज में यस। हर जगह वो विजुअल्स थे। तो हम्म। रियली आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हो रही थी महिलाओं के साथ यूपी में, और बहुत ही नेगेटिविटी थी। तो जब योगी जी आए और उन्होंने प्रण लिया कि हम इससे टैकल करेंगे, तो पहली चीज उन्होंने वो रोमियो स्क्वाड किया। उसमें शुरुआत ही ये एक्शन मोड से। एग्जैक्टली exactly। और उस समय बहुत लोग कह रहे थे, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो मॉरल पुलिसिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गई। और वहां जो जब केरल करता है पिंक स्क्वाड, जब हम्म। हैदराबाद करते हैं, तो ये वो ये जो लिबरल जमात है ना, उन्होंने शुरू कर दिया ये सब। हम्म। पर उसका इम्पैक्ट हुआ, वो पहला स्टेप था। हाँ, हम्म। बड़े और भी इश्यूज हुए हैं, बड़े कांड हुए हैं नेशनल मीडिया में बहुत उछले हैं, बहुत पॉलिटिसाइज हुए हैं, ये भी हुआ है। कोई जगह 100% सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। पर जो चीज मैं ढूंढती हूँ एज एन हम्म। एनालिस्ट, वो है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी नीति क्या है, नीयत क्या है, क्योंकि उस नीयत से नीति आएगी। बिल्कुल। और ये मैंने यूपी में देखा है योगी जी के साथ, कि नीयत उनकी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल दृढ़ है, कि महिलाओं को सुरक्षा देना में कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इसकी वजह से ऐसी नीतियां आई हैं जहां हम्म। महिलाएं आज यूपी में, लड़कियां, बच्चियां बहुत ही खुश हैं और सुरक्षित महसूस करती हैं, कोई भी धर्म की हो, कोई भी जात की हो। हाँ, एक एक दो केसेस हुए हैं, और वो नहीं होने चाहिए, और उनमें हम्म। जजमेंट्स फास्ट आने चाहिए। हम्म। पर माहौल बिल्कुल बदला है, और कोई नहीं कह सकता कि नहीं बदला है। और माहौल डेटा जो अगर हम देखें, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें, तो उससे भी पता चलता है कि यूपी में महिलाओं की, बालिकाओं से संबंधित जो अपराध की घटनाएं थी, उसमें काफी अहम गिरावट दिखाई दी है। आपके हिसाब से कौन सी चीजें हैं ऐसे जो इन चीजों को संभव बनाए हैं? सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर योगी जी का व्यक्तित्व ही है। वो इतने नो नॉनसेंस टाइप के हैं ना, और बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्ट नहीं, बिल्कुल साफ। हम्म। उनपे कुछ भ्रष्टाचार का आरोप आप कभी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कह सकते उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी पे, जो प्रधानमंत्री के भी साथ है, सेम थिंग। हम्म। और फिर उनका नेतृत्व बड़ा फोकस्ड है, बड़ा टू द पॉइंट है। अभी आप देखिए माफिया के साथ क्या हो रहा है, मिट्टी में बिल्कुल। मिला देंगे, मतलब मिट्टी में मिला देंगे। मिलान देंगे। एक टैक्सी ड्राइवर ने बोला लखनऊ में, उसने कहा हम रात को जा रहे थे कहीं, मैं ट्रेन स्टेशन, दिल्ली की ट्रेन 11 बजे या कुछ आती है, तो उसने मुझे पिकअप किया। तो मैंने कहा महिलाओं के लिए अब ठीक है क्या लखनऊ, यूपी? तो वो कह रहे हैं जी योगी जी ऐसे हैं, उनका इंस्ट्रक्शन ऐसा है। उन्होंने कहा कि कोई लड़की को छेड़ेगा अगर इस कोने पे, तो अगले कोने पे गिरा हुआ मिलना चाहिए। के उन्होंने एक्शंस भी पुलिस, नजर आए थे। हाँ, स्नैचिंग की एक घटना थी मेरठ में, जिसमें तुरंत अगले चौराहे पर ही एक्शन शुरू हो गया सीसीटीवी के थ्रू।
पकड़ गया। तो वो तो उन्होंने मुझे ये कहा, तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ना वो राजनीतिक विशेषज्ञ है ना वो पॉलिटिक्स में है, वो टैक्सी ड्राइवर की बात कर रही हूँ, बस आम आदमी है, आम आम व्यक्ति है। तो टैक्सी चलाता, उसने कहा कि मुझे भी बहुत सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि पहले जब हम जैसे दिल्ली की सवारी करते थे तो सुबह निकलते थे और रात लौट इमीडिएटली लौटते थे, पर लौटते लौटते 1 बज जाता, 2 बज जाते रात के। और हम इतना डर डर के चलाते थे जैसे यूपी एंटर करते थे, कि पता नहीं कौन रोक लेगा गाड़ी रास्ते में, हम सोचते नहीं है इन चीजों के बारे में। बट इट्स एक्चुअली ट्रू। वो कहता था कि हम इतने डरे हुए हो रहते थे यूपी जैसे ही एंटर करते थे, कि पता नहीं कौन रोक लेगा, कौन मार देगा, कौन गाड़ी चोर लेगा। पर अब आराम से चलाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये जो जब आप जमीनी तौर पे ये चीजें सुनते हैं ना, तो आप सही बोल रही हैं, डेटा है, और डेटा हम्म। भी यही इंडिकेट करता है। पर मैं कहानीकार हूँ, तो मुझे लगता है नंबर से ज्यादा मुझे लोग, तो उनकी बातें ज्यादा समझ में आती हैं। हम्म। सितंबर 2021 में सीएम योगी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, और जिसका नाम है मिशन शक्ति निर्भया, एक पहल काफी सफल रहा ये, और बहुत सराहना भी हुई इसकी। आपके विचार इस पर क्या है, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। नहीं, मैंने तो इसको स्टडी किया, मैं ज्यादातर लिखती नहीं हूँ उस समय, अब तो थोड़ी हम्म। और एक्टिव हो। उस समय हम्म। उतनी नहीं लिखती थी अबाउट पॉलिटिकल पॉलिसीज, और वो भी चुनाव से लिंक्ड। पर मैं इतनी इम्प्रेस हुई है मिशन मिशन शक्ति से, कि जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि आप इस पे लिखना चाहेंगी, तो मैंने कहा मैं इसको थोड़ा स्टडी करना करेक्ट। चाहूंगी लिखने से पहले, क्योंकि हम्म। हाँ, मैंने सुना है, जमीनी हालात सुने हैं, परिवार लोगों से सुना है, तो हम्म। आई नो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर मुझे चेक करना है कि ये जुमला है कोई इलेक्शन जुमला जो राज पॉलिटिकल पार्टीज करती है, कि हम्म। इसमें कुछ अस्तित्व, इट्स समथिंग ट्रू। बिल्कुल। तो सेल्फ मैंने एनालिसिस स्टडी, बहुत जरूरी है। हाँ बहुत। और मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी है ना, एज अ बिल्कुल। वुमेन्स राइट्स हम्म। एक्टिविस्ट, एज अ राइटर, तो वो भी मुझे देखना था। तो मैंने स्टडी किया, मैंने वन स्टॉप सेंटर्स में महिलाओं से बात की, और स्टाफ से बात की, और समझा कि प्रोफाइल क्या है, हायरिंग प्रोफाइल क्या है। क्योंकि हम्म। क्या होता है कि लॉट ऑफ टाइम्स नेता कहते हैं हाँ हमने इतनी महिला कांस्टेबल, आंकड़े, फिर से आंकड़े, हमने हम्म। इतने 100 महिला कांस्टेबल लगा दिए नौकरी पे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो नहीं। आपने अगर महिला कांस्टेबल लगा भी दिया नौकरी पे, कह दीजिए, उसकी ट्रेनिंग क्या है, और आपके जो ज्यादातर पुरुष कांस्टेबल हैं उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनकी सेंसिटाइजेशन क्या है, जेंडर हम्म। सेंसिटाइजेशन, कि वो महिलाओं से लिंक्ड इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं, और सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हम्म। कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कि आप छू सकते हैं नहीं, क्योंकि आदमी को तो आप पकड़ सकते हैं, हम्म। महिला के साथ आपको कैसे डील करेंगे। व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा कि वन स्टॉप सेंटर्स में पहले तो वो पुलिस पुलिस के एक अधिकारी रहती है वहां, तो आपको वहां पे जाके यू कैन गेट एंड टू एंड असिस्टेंस। आपको ये नहीं कि आप यहाँ जाओ फिर वहां जाओ फिर इस जगह जाओ, उसमें ही आप घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। टोटल प्राइवेसी मिलती है, सीक्रेसी मिलती है, सार्वजनिक नहीं होता कि आप यहाँ गई हैं। आप हम्म। जा सकती हैं और एकांत में अपनी इश्यूज को डिस्कस कर सकती हैं, ऐसी कोई प्रेशर नहीं है कि सब पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं के साथ कोई भी इशू होता है वो कहते हैं कि आप नजरअंदाज करिए, घर की बात घर में रहनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम सब जानते हैं क्या कहा यही यही जाता है। कारण था कि महिलाएं अपनी बात रखने से कतराती रही थी अभी तक। बिल्कुल और आप बिल्कुल। खुलकर और बात कम से कम कर रही हैं, अपने इश्यूज रख रही हैं। अ, अहम चेंज है। बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इन महिलाओं से बात की, खुद वो लोग डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स हैं, वो खुद हम्म। ऐसी प्रक्रिया से निकले हैं, हम्म। और उससे उभरे हैं, और उससे सर्वाइवर्स बने हैं। तो उनको रास्ता पता है, क्या कठिनाई रास्ते में आती है वो भी पता है। तो जब कोई उनके पास गाइडेंस के लिए जाता है, तो वो अपने तजुर्बे से उन्हें बता सकती हैं कि आप ये करिए, वो करिए, ये मत करिए। बहुत चीजें रहती हैं। अगर अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखिए, कभी कभी ये इंसिडेंट्स होते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल। ये खाली एक श्रेणी, समाज की एक श्रेणी में ही ये पाए जाते हैं, कि गरीब, हम्म। बहुत गरीब हैं आप, या तो ही होता है आपके साथ, बहुत बहुत अमीर महिलाओं के साथ भी ये सब होता है। बिल्कुल। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो प्रोफाइलिंग करनी, कि यहाँ का जो स्टाफ है
वो बिल्कुल इस सब्जेक्ट से अच्छी तरह से परिचित होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। मुझे हम्म, बहुत अच्छा लगा कि वो डिटेलिंग भी, वो डिटेल तक गए। और ये हम्म, एक चीज योगी जी की खूबी अब हम्म, ज्यादा उभर के आ रही है, क्योंकि पहले वो एमपी रहे बड़े बहुत सालों से, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते थे पार्लियामेंट में। फिर हम्म, उसके बाद सीएम बन गए, अब उनका एक टर्म गया, उसमें तो कोविड ही ने खा लिया 2 साल उस टर्म में से। हम्म, अब जब ये दूसरी टर्म में आए हैं और एक साल निकल गया है, अब हम्म, पता चल रहा है उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, उनका नेतृत्व का अंदाज क्या है। और हम्म, ये साफ है कि वो बहुत ही डिटेल में जाते हैं। हम्म, और मुझे लगता है कि ये मिशन शक्ति और वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं, अ, इसमें भी इवन द हायरिंग प्रोफाइल, वो डिटेलिंग हम लोग कॉर्पोरेट्स में देखते हैं पर सरकारी जगहों में नहीं देखते। तो मुझे लगता है वो जॉब लीडर, शुरू। हाँ, वो लाए हैं। अच्छा, आपने पॉलिटिकल किलिंग्स के स्टोरीज को बहुत व्यापक तौर से कवर किया है, और पॉलिटिकल किलिंग्स को खास करके केरल की जैसे जिक्र मैंने शुरुआत में ही की थी। यूपी में भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अतीत में बहुत सारी राजनीतिक हिंसा देखी गई है। ये जो घटनाएं होती हैं किसी भी प्रदेश में है, इनका जो परिवार की महिलाएं होती हैं उन पर कैसे असर आप देखते हैं? और यूपी के जो मौजूदा हालात अब हैं, वो आकलन आप किस तरह से करते हैं? हाल ही में एक लड़की थी, कुछ 20-22 साल की होगी, उसने आत्महत्या कर ली। जब वो बच्ची थी तो उसके सामने उसका मास्टर, उनको हम्म, टीचर बुलाते हैं केरल में, तो केरल में आपको लास्ट नेम नहीं देते, तो जैसे आप मास्टर हो तो आपका नाम जगदीश है तो आप जगदीश टीचर बन जाते हैं, तो टीचर आपका लास्ट नेम हो जाता है। बड़ी प्यारी प्रथा है। और हम्म, तो पर उसके सामने उसके टीचर को मारा गया, और बहुत ही बर्बरता के साथ। तो उसका जो पीटीएसडी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है। क्योंकि राइट। अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो, डर खौफनाक हादसा हो, तो उसमें से में टाइम लगता है। और हम्म, विदेशों में तो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, ये सब चीजें होती हैं। हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है। और वो हम्म, थोड़ा दाग भी लगा हुआ है कि अगर आप ऐसी हेल्प सीख करे तो आप में कुछ खामी है, कुछ गलती। हम्म, तो बेचारी, आई थिंक वो बहुत सालों से इससे जूझ रही थी, और हम्म, अंत में उसने अपनी जान ले ली। तो ये मैं मिली हूँ, मैं माताओं से मिली हूँ जिनके 21 साल के बच्चे, लड़के हम्म, मारे गए हैं, उनके सामने, उनके आंखों के सामने मारे गए हैं। आप सोचिए, एक सुजित करके लड़का था जिसको उसकी माँ के सामने मार दिया गया। मैं उसकी माँ से मिलने गई, मैंने उसकी माँ के लिए फंड रेजिंग भी की। तो हमने हम्म, उनको पक्की पक्की दीवार दी, ये दी, क्योंकि उनके पिताजी की सेहत ठीक नहीं रहती थी, और भाई, उनका बड़ा भाई मेंटली हैंडीकैप था। तो सुजित अकेला एक व्यक्ति था जो अपने परिवार के लिए कमाता था। तो बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं, बहुत ही डिप्रेसिंग कहानियां हैं। और इसका जो ट्रॉमा होता है, क्योंकि उनका भी एक कोड होता है कि ऑल्दो वामपंथियों ने महिलाओं को भी मारा है, बट फिर भी ज्यादातर पुरुषों को ही अटैक होता है। पर विक्टिम्स जो रह जाते हैं वो बच्चे हैं, वो महिलाएं हैं, वो पत्नियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएं हैं। और बहुत ही ट्रॉमा, दे लाइक द लिविंग डेड, बहुत हम्म, ही ट्रॉमा होता है। क्योंकि ये सब जो हिंसा की घटनाएं हैं, ये नहीं कि उनके कोई परिवार वाले हार्ट अटैक से चल बसे। इतनी बर्बरता से मारा जाता है क्योंकि उनकी ये सोच है कि जितना हम बर्बरता दिखाएंगे, उससे ये एग्जाम्पल बनेगा और लोग डर जाएंगे। तो करेक्ट। उनकी सोच ऐसी होती है। तो हम्म, बहुत ट्रॉमा होता है। आप माफिया का भी देखिए, उमेश पाल की माँ क्या कह रही थी। अगर दो लोगों ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, एक योगी जी ने कहा और एक उमेश पाल की माँ ने कहा, एक माँ की आवाज, हम्म, दर्द भरी आवाज, और उन्होंने कहा मुझे खाली योगी जी पे विश्वास है कि मिट्टी में मिला देंगे उनको। और महिलाएं से बात करिए आप प्रयागराज में, वो क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि हम उस पड़ोस से जा भी नहीं पाते थे, निकल भी नहीं पाते थे। आप देखिएगा यूट्यूब पे शोज हैं। मुझे लगता है कभी कभी यूट्यूब के शोज ज्यादा रियलिस्टिक इमेज देते हैं देन मेन स्ट्रीम मीडिया। ठीक है, तो एक यूट्यूबर ने एक इंटरव्यू किया है प्रयागराज की महिलाओं के साथ,
और उन्होंने कहा आप हमें दिखाएं और बाबा हमें बुलडोजर की चाबी दे, हम चढ़ाएंगे बुलडोजर। क्योंकि इन लोगों ने परेशान करके रख लिया था, इनके गुंडे हमारी लड़कियों को परेशान करते थे। अगर इनको कुछ कोई घर चाहिए था तो वो वहां जाके डेरा जमा देते थे। लड़कियां बाहर निकलती थी, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको छेड़ते थे कि, और फिर कहते थे बेचो अपना घर, यहाँ पे आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप बेचो। 80 लाख का घर 20 लाख में बेचो, ये सब चल रहा था। हम्म। और ना एफआईआर लिखी जाती थी, ना कुछ किया जाता था। क्यों? क्योंकि इनको श्रेय मिलती थी। ये आतिक अहमद सपा से कितनी बार एमपी बना है। तो बिल्कुल हिंदी फिल्म की जो सेटिंग होती थी ना, वैसे ही वही सर। वही है कहानी, घिसी हम्म। पिटी कहानी। पर वो अभी भी चल रही थी यूपी में। हम्म। और योगी आदित्यनाथ को इन्होंने समझा नहीं, पर अब मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। अगर अभी नहीं समझे तो पता नहीं क्या होगा इनका। और ये पहली बार नहीं है, जैसे शिकागो में कहते थे पूरा मॉब की सिटी थी। मॉब हम्म। मतलब वहां के गैंगस्टर की सिटी थी। हम्म। न्यूयॉर्क में 90 के दशक में आप मेट्रो पे नहीं जा सकते थे अकेले। रूडी जूलियानी आए और उन्होंने पूरा सफाया किया वो शहर का। आज आप न्यूयॉर्क में 2 बजे सुबह भी मेट्रो पे जा सकते हैं। बस 25 साल में ये बदलाव आया है, क्योंकि उस आदमी ने 90s में कहा कि मैं क्राइम को साफ करूंगा। और अब मुझे लगता है योगी जी ने ये प्रण लिया है और ये साफ करेंगे क्राइम को, और जल्दी कर रहे हैं। और इनको कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये सुरक्षित रहे, खुश रहे, हेल्थी रहे, क्योंकि इन उन पे आशीर्वाद है यूपी की महिलाओं का। ये काम में बिल्कुल। ये लगे। बिल्कुल नियति अगर सही है तो जाहिर है कि बदलाव तो होने ही है। और बदलाव आए इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, केंद्र में मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के जीवन के उत्थान के लिए शुरू की। यहाँ पे मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी चलते चलते कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आपको लगता है कि महिलाओं के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। मैं कहाँ से शुरू, मुद्रा योजना ले लो, हम्म। जहाँ लोन मिलते हैं, महिलाएं अपना लोन शुरू कर सकती हैं। आप योगी जी का बजट देखिए। आप सेंटर और डबल इंजन, मैं बोल रही हूँ, सेंटर हो या स्टेट का हो, दोनों एक साथ इतनी सुंदरता से चल रहे हैं कि कभी मुझे याद ही नहीं है सेंटर की स्कीम है कि स्टेट की स्कीम है। और ज्यादातर लोगों को परवाह भी नहीं है कि हमें क्या लाभ होगा। हम्म। तो अगर अगर आप योगी जी का बजट भी देखिए, उन्होंने क्या एलोकेशंस किया है, कितना वुमेन फ्रेंडली बजट था। सब हम्म। स्कीम्स के पैसे बढ़ाए हैं। अगर आपकी 2 बच्चियां हैं तो आपको इतना मिलेगा हर महीने, कि आप ये मत सोचिए कि लड़कियां बोझ हैं आप पे। यूथ हो तो टैबलेट्स मिलेंगे। तो बहुत सोच समझ के, पर फोकस ऑन द राइट एरियाज, कि परिवार में पढ़ाई को आप शिक्षा को दो। महिलाओं को अगर आत्मनिर्भर होना है तो मुद्रा योजना है जो आपको लोन देगा, उज्ज्वला योजना है जो आपकी सेहत का ध्यान रखेगा। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को सोच के स्कीम्स बनी हैं। और मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगती है कि डिलीवरी सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। डायरेक्ट टू बेनिफिट जो डीटीपी ट्रांसफर्स होते हैं, ये बहुत ही, अभी राजीव गांधी ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि 1 रुपए में 15 कैसे पहुंचते हैं लाभार्थी को। और प्रधानमंत्री ने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल बदल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जनधन योजना अकाउंट्स बनाओ और डायरेक्ट करेंगे ट्रांसफर। बिल्कुल बिचौलियों का काम ही खत्म। और फिर बिल्कुल। जो और योगी जनता जी के लिए ने जो योगी चीजें हैं वो जी ने जनता तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, और योगी जी ने एंट्रेंस एग्जाम्स ऑनलाइन, ऑनलाइन हम्म। में सब ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये ना, महिलाओं की समस्या है, पर हम्म। महिलाएं भी समाज का हिस्सा है ना। महिला भी माँ है जिसका बेटा नौकरी ढूंढ रहा है। महिला तो पत्नी है जिसका पति, जिसको पति को भी सहायता मिल रही है। बिल्कुल। ओवरऑल जो राशन का है, जो कोविड के समय योगी जी ने राशन का किया, और योगी जी ने जो कोविड को संभाला, हम्म। सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट भारत में, सब हम्म। माइग्रेंट लेबरर्स वापस लौटे, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से पता नहीं क्या क्या लाए वापस, कोविड को वापस लाए। उन्होंने संभाला। ऑस्ट्रेलिया के एमपी कह रहे थे हमें योगी आदित्यनाथ भेज दो। तो क्या, बिल्कुल। बहुत गौ- चीजें हुई हैं। तो बहुत व्यापक तौर से आपने जिस तरह से केरल में स्टोरी कवर की थी, वैसे ही आपने विमेन्स को लेकर जिस तरह से बातचीत करी, मुझे लगता है लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। चलते चलते अगर मैं आपसे कहूँ कि उत्तर प्रदेश एज वेल एज इंडिया की जो सभी महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं सोचती हूँ कि
शिक्षा पे आप फोकस करिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको अपने अधिकारों से परिचित करेगा। और ये कोई बात नहीं हुई कि आपने बचपन में नहीं पढ़ा, या बचपन में 7वीं 8वीं में क्लास छोड़ दिए तो अब क्या पढ़ेंगी, अब तो माँ बन गई, अब तो आप ग्रैंड मदर भी बन गई, नानी दादी भी बन गई होंगी। कोई चिंता की बात नहीं है, सब ऑनलाइन होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बस अपना फोन या कंप्यूटर खोल के बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। कोई उम्र नहीं होती सीखने की, पढ़ने की। और अगर आप पढ़ेंगी तब आप अपने परिवार का ख्याल बेहतर रख सकती हैं, अपने खुद का ख्याल बेहतर रख सकती हैं। हमारे समाज में क्या होता है, और हमने अपनी माताओं को ये करते हुए देखा है, कि आप अपने आप को बिल्कुल प्राथमिकता मत दीजिए। सब हम्म। आपके पहले आते हैं, पति हो, बच्चा हो, सास हो, ये हो, वो हो, सब पहले आते हैं आपसे। नहीं, अगर आपको समझना है कि आप परिवार का स्तंभ हैं, और अगर आप सेहत आपकी ठीक रहेगी, हम्म। मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, तभी परिवार अच्छा करेगा। सशक्त होंगे तभी हम औरों के लिए भी खड़े हो सकेंगे। बिल्कुल सही चीज आपने बिल्कुल। कही है। थैंक यू सो मच अद्विता जी। जिस तरह से अद्विता जी ने बात की है, एजुकेशन को बढ़ाते हुए अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों के बारे में बात करिए, तमाम योजनाएं जो सरकार चला रही है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए। तभी जब आपका विकास होगा तभी देश का विकास होगा, तभी समाज उत्थान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ जल्द। फिर देखते रहिए विजनरी योगी। नमस्कार।